देखो बच्चों, जो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले आप सभी याद रख कर लेंगे। वेव चाहे किसी भी टाइप की हो, सबकी इंटेंसिटी, एवरेज एनर्जी और पावर के फॉर्मूले सेम फॉर्म में आते हैं, जो मैंने कल आपको प्रूव कराए थे। समझे? ये जो वेव से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, ये 11th में भी आपको दो टाइप की वेव में करनी पड़ेगी, जैसे स्ट्रिंग वेव और दूसरा साउंड वेव। साउंड वेव की इंटेंसिटी, एनर्जी और पावर का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सेम टाइप की फॉर्मूले वहां आते हैं। और यही फिर हम 12th में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां भी ऑलमोस्ट सेम एनालॉगस फॉर्मूले आप देखेंगे। तो प्लीज ये फॉर्मूले बड़े अच्छे से आप याद कर लें। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। बड़े ध्यान से आप लोग ये चीज सुनेंगे। देखो क्या बता रहा हूं मैं आपको। यदि एक स्ट्रिंग में मैं वेव जनरेट करता हूं और वो स्ट्रिंग आगे किसी दूसरी स्ट्रिंग से बंधी हुई है, क्लियर? तो जो वेव मैंने जनरेट की एक स्ट्रिंग में, वो दूसरी स्ट्रिंग में जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग में ट्रांसमिट होगी। तो यहां जो ट्रांसमिटेड वेव होगी उसकी इक्वेशन क्या आएगी, उस पर किस प्रकार से इफेक्ट आएगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये हम स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपने ये शायद 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि लाइट रे किसी बाउंड्री से, ट्रांसपेरेंट बाउंड्री से टकराती है तो उसमें अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन। समझे ना? लाइट रे एंटर कर जाती है मीडियम में। अगर आप ओब्लिकली टकराते हो तो एक लॉ भी है, स्नेल लॉ। क्लियर? बताया जाता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में हमेशा उनका रेशियो sin i by sin r एक कांस्टेंट होता है, स्नेल लॉ। तो वहां जो आपको सिखाया गया था, लाइट रे जिस प्रकार की फिनोमेना प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार की स्ट्रिंग वेव भी फिनोमेना प्रदर्शित करती है। क्लियर? वहां हम बताते हैं कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट की जाती है तो वो 3 प्रकार से अपना बिहेवियर प्रदर्शित करती है कि वो मीडियम में एंटर करेगी, तो जो मीडियम में एंटर कर जाएगी उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड वेव, और कुछ टकराने के बाद कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड वेव। समझे ना? रिफ्लेक्टेड रे, ट्रांसमिटेड रे, इस टाइप के शब्द आपने 9th-10th में यूज किए होंगे। तो उसी टाइप की कुछ कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। मेरे पास ये एक स्ट्रिंग, उसको मैंने यहां बांध दिया दूसरी स्ट्रिंग के साथ, ये दूसरी स्ट्रिंग। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन लाइट रे में तभी देखने को मिलता है जब इरेगुलरिटी किसी रे के पाथ में आती है। समझे ना? जब मीडियम चेंज होता है, रे के पाथ में आने वाला जब मीडियम चेंज होता है, तब वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन शो करती है। तो कुछ उसी टाइप की यहां भी फिनोमेना एग्जिस्ट करती है कि यदि मैं यहां से एक वेव जनरेट कराता हूं इस स्ट्रिंग में, तो ये पहले एक मीडियम में है, एक स्ट्रिंग में है। जब वो वेव दूसरे मीडियम यानी दूसरी स्ट्रिंग में जाएगी तो किस प्रकार के, किन किन प्रकार के चेंजेस आते हैं, उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसमें वेव जनरेट कराई तो इससे वेव ऐसे ट्रांसफर होगी और वो दूसरे मीडियम में जाएगी। ये फर्स्ट μ1 बोल देता हूं, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अलग है, ए ओ बी, ओ बी अलग स्ट्रिंग, ए ओ अलग स्ट्रिंग। इसका यूनिट लेंथ का मास μ1 है और इसका यूनिट लेंथ का मास μ2 है। क्लियर? और मैं बता देता हूं आपको कि μ2 ग्रेटर देन μ1 है, किसी एक को तो ज्यादा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि μ2 ही ज्यादा होगा, μ1 भी ज्यादा हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि μ2 बड़ा है। क्लियर? ये इसी प्रकार की बात है जैसे हम कहते थे कि रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब रेयर से डेंसर बोलते ना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका ज्यादा होता था उसको डेंसर बोलते थे। ये उसी टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, उसी टाइप की एनालॉगस में ये यहाँ स्ट्रिंग वेव में फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेटा इसको मैं बोल रहा हूँ
यूनिट लेंथ का मास ऑफ स्ट्रिंग फर्स्ट, यूनिट लेंथ का मास ऑफ स्ट्रिंग सेकंड। वेव यहां से यहां जाएगी तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जरूरी नहीं है कि जो यहां मैंने दर्शाए वही चेंजेस आएंगे, ऐसा हो सकता है कि ये ज्यादा बड़ी वेव बन जाए, ऐसा भी संभव है। तो मैं सिर्फ अभी नोटेशन दर्शा रहा हूं कि चेंज आएंगे। क्लियर, यहां सिर्फ दर्शा रहा हूं मैं चेंज आएंगे। ये चेंज छोटा आएगा या बड़ा आएगा आपको इस थ्योरी के रिजल्ट से पता चलेगा। अब ये मैं बोल देता हूं कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर, तो इससे पीछे की जो वेव है वो आगे जा रही है, ऐसे इस तरीके से जा रही है। क्लियर, ट्रांसमिशन के बाद भी वेव आगे जा रही है। अब मैं बोलूंगा कि इस वेव की इक्वेशन v इंसिडेंट, आने वाली वेव, इंसिडेंट वेव a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से दी जाएगी। क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। अब ये इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड माना मैंने, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये इस इंसिडेंट वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये वो है जो मैं पॉइंट ए को एसएचएम के दौरान प्रोवाइड करा रहा हूं, ये वो फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद ये ट्रांसमिटेड वेव वी ट्रांसमिटेड मान लेता हूं ए टी साइन ओमेगा। अब क्या इस ट्रांसमिटेड वेव का ओमेगा चेंज होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं। जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, याद रखना ये बात। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, और दोनों का सोर्स ए है, पॉइंट ए, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा टी माइनस। अब ये के की बात कर लेते हैं। के क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। क्लियर, तो क्या के चेंज होगा? बिल्कुल के चेंज होगा, समझे? तो उसको मैं बोल देता हूं के ट्रांसमिटेड इंटू एक्स। अब ये मैंने कैसे बोला कि के चेंज होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो, वेलोसिटी जो होती है वो होती है म्यू इंटू लैम्डा। वेलोसिटी होती है, हम जानते हैं कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज होगी जब ये वेव यहां से यहां जाएगी दूसरे मीडियम में, वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे? हम जानते हैं टी बाई रूट म्यू, ये तो पता है ना आपको, टी बाई रूट म्यू वेलोसिटी होती है। स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी रूट टी बाई म्यू होती है, प्रूफ किया है मैंने। म्यू अलग अलग है दोनों का, तो वेलोसिटी अलग अलग आएगी, और वेलोसिटी कम आएगी क्योंकि इसका म्यू बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि v चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब लैम्डा चेंज होगा, क्योंकि v बराबर म्यू इंटू लैम्डा है, म्यू तो सेम रहता है। तो v चेंज कब हुआ होगा? लैम्डा चेंज होने की वजह से v चेंज हुआ होगा, और v चेंज हो रहा है। क्लियर, इसका मतलब इसका लैम्डा अलग आएगा, इसलिए मैंने इसको k ट्रांसमिटेड लिख दिया, और ये k क्या है? इंसिडेंट। आई कहानी समझ में? अब रिफ्लेक्टेड, अगर ये आगे गया, इस पॉइंट पे इसको डिस्टरबेंस मिला, एक वेव को पॉइंट ओ पर मीडियम में डिस्टरबेंस मिला, तो वहां रिफ्रैक्शन के साथ साथ कुछ मात्रा में रिफ्लेक्शन भी होता है। इसका मतलब ये वेव पॉइंट ओ से टकराने के बाद पीछे भी आएगी, समझे ना? एक वेव पॉइंट ए से टकराने के बाद पीछे भी आएगी, और उस वेव को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड वेव। तो उसके लिए इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे, ओमेगा टी प्लस के। अब ये के और ये ओमेगा, इसके साथ अगर कंपैरिजन करते हो तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस मीडियम में ओमेगा तो चेंज होगा ही नहीं होगा, क्योंकि सोर्स सबका कौन है? ए, तो ओमेगा तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब के की बात करता हूं मैं रिफ्लेक्टेड के लिए। इस मीडियम में वेलोसिटी जाने वाली वेव की और आने वाली वेव की सेम है, क्योंकि इस मीडियम के लिए रूट टी बाई म्यू सेम आएगा, म्यू सेम है। इंसिडेंट के लिए और रिफ्लेक्टेड के लिए सेम स्ट्रिंग है, तो इसलिए वेलोसिटी सेम, इसलिए लैम्डा भी सेम आएगा। तो मुझे यहाँ के भी क्या लिखना चाहिए? इंसिडेंट के। रिफ्लेक्टेड के लिए यहाँ प्लस आ जाएगा, ये याद रखेंगे आप। अब यहाँ एक डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर टेंशन कैसे सेम लिया आपने, इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग में टेंशन कैसे सेम लिया आपने? अगर भैया मैं खींच रहा हूं एक रस्सी को दूसरी रस्सी के साथ बांध के, तो ये पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में है, पॉइंट ओ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है? अगली रस्सी और पीछे वाली रस्सी में टेंशन सेम है।
अदरवाइज पॉइंट ओ चलने लगेगा। क्लियर? तो बेटा दोनों रस्सी में टेंशन सेम है। तो अब यहां से मैंने काफी चीजें आपको समझा दी है। अब इसके बाद ये मैंने बताया रिफ्लेक्टेड वेव, इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट, कुछ प्रिंसिपल यूज करूंगा। देखो क्या प्रिंसिपल है। अगर मैं ये ओ की बात करता हूं, पॉइंट ओ की, तो पॉइंट ओ पर मैं कुछ ये बोलूंगा कि y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड शुड बी इक्वल टू y ट्रांसमिटेड, ये होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला मैंने कि पॉइंट ओ पर डिस्प्लेसमेंट इस वाली वेव की वजह से और इन दोनों के सुपर इंपोजिशन की वजह से सेम आना चाहिए। मतलब इन दोनों वेव का सुपर इंपोजिशन एडिशन की वजह से पॉइंट ओ का डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसमिटेड वेव की वजह से पॉइंट ओ का डिस्प्लेसमेंट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा का मतलब ये हो जाएगा कि रस्सी यहां से टूटी हुई है, समझे ना? आगे वाली वेव डिस्प्लेसमेंट कुछ और शो कर रही है और पीछे इन दोनों वेव का एडिशन कुछ और डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से रस्सी टूटी हुई है और रस्सी नहीं टूटी हुई है। क्लियर? ये मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया जो आप मैथमेटिक्स वाले लोग कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो x बराबर 0 प्लस और x बराबर 0 माइनस पर लिमिट सेम होती है। ये आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर? वो जो आप वहां पढ़ते हैं उसका यूज यही है कि x बराबर 0 पर ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है, तो x बराबर 0 पर ये कर्व टूट नहीं सकता है। तो x बराबर 0 प्लस पर जो वेव है और 0 माइनस पर जो वेव है, 0 माइनस पर इन दोनों का समेशन है। तो y यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इन दोनों के एडिशन की वजह से और इसकी वजह से x बराबर 0 पर सेम आनी चाहिए क्योंकि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को x बराबर 0 पुट करके यहां रखता हूं। a इंसिडेंट साइन ओमेगा टी प्लस a रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी बराबर यहां आएगा a t साइन ओमेगा टी। x बराबर 0 पुट करना पड़ेगा मेरे को सभी में, तो ये आ जाएगी इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है। साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी गायब, आपके सामने आएगा ए आई प्लस ए आर बराबर ए टी। एक इक्वेशन ये आई। क्लियर? इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा प्रिंसिपल कैसे यूज किया जाएगा? पॉइंट ओ पर ये कर्व डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल। क्लियर? क्योंकि ये कंप्लीट कर्व है, समझे? ये एक रस्सी है क्योंकि ये जुड़ी हुई है दोनों यहां से इस पॉइंट पर। रस्सी अलग अलग है लेकिन ये पॉइंट ओ पर बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए कर्व x बराबर 0 पर। तो मुझे बोलना चाहिए कि dy इनिशियल बाय dx डिफरेंशिएबिलिटी, ये तो होगी पॉइंट पर स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप। आगे वाली इक्वेशन और पीछे वाली दोनों इक्वेशन के एडिशन की वजह से सेम आनी चाहिए स्लोप। यानी इन दोनों के एडिशन से जो फंक्शन बनेगा उसकी x बराबर 0 पर स्लोप और ये जो फंक्शन है इसकी x बराबर 0 पर स्लोप सेम आनी चाहिए क्योंकि ये x बराबर 0 पर ये कर्व डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूं, dy बाई dx एट x बराबर 0 प्लस dy रिफ्लेक्टेड बाय dx एट x बराबर 0 शुड बी इक्वल टू dy t बाय dx x बराबर 0। ये मुझे लिखना चाहिए। क्लियर? इन दोनों के एडिशन पे करूंगा तो एडिशन पे अलग अलग ये डिफरेंशिएशन यूज किया जा सकता है। समझे ना? मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि y इनिशियल प्लस y रिफ्लेक्टेड का डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखता हूं x बराबर 0 पर तो ये इसको ही प्रदर्शित करता है, इस एडिशन को। तो अब मैं करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, a1 माइनस k इनिशियल है, 1 नहीं है इनिशियल, कोस का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस k इनिशियल x। इसी प्रकार से इसके लिए प्लस
के इनिशियल ए रिफ्लेक्टेड कॉस ओमेगा टी प्लस के इनिशियल एक्स बराबर इसके लिए माइनस ए टी के टी कॉस ओमेगा टी माइनस के टी एक्स, ऐसे में लिख सकता हूं। अब इन सभी में क्या पुट करना है मेरे को, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करना है। क्लियर, यहां भी x बराबर 0 पुट मेरे को करना है, तो वो कर देते हैं। देखो इसमें x बराबर 0 लिखूंगा तो आएगा माइनस ए आई के आई कोस ओमेगा टी, यहां के आई ए आर कोस ओमेगा टी, और उधर माइनस ए टी के टी कॉस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी कोस ओमेगा टी गायब, मेरे पास आएगा माइनस ए आई के आई ए आर बराबर माइनस ए टी के टी। इस माइनस को यदि मैं हटाना चाहता हूं तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास इक्वेशन आएगी। तो इस ए टी, मुझे इन दोनों से ए टी निकालना है। क्वेश्चन में दिया जाता है ए आई इतना है, ए आर इतना है, ए टी बताओ। क्लियर, इस तरीके से आता है। तो ए टी की कैलकुलेशन के लिए कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा। इक्वेशन इसको मान लेता हूं ए आई के आई माइनस के आई ए आर बराबर ए टी के टी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप ए टी के लिए सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 को के टी के लिए सॉल्व किया जा सकता है। देखो इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन 2 में क्या करता हूं मैं, के आई से डिवाइड कर देता हूं। ए आई माइनस ए आर बराबर आएगा ए टी के टी वाई के आई, ये आएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, ए आई प्लस ए आर बराबर ए टी, ये इक्वेशन 1 है, ए आई प्लस ए आर बराबर ए टी। क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, ये 2 ये 1 ये 2, जोड़ने के बाद इससे ये गायब, यहां क्या आएगा 2ai, और यहां क्या आएगा ए टी 1 प्लस के टी वाई के आई, ये आएगा। तो इसका मतलब आपके पास अब क्या है, ए टी आ चुका है। क्या है ए टी, 2ai अपॉन के आई प्लस के टी के आई, ये ए टी आ जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए आई है, तो बताइए ट्रांसमिटेड वेव का कितना होगा, बताइए रिफ्लेक्टेड वेव का कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यदि आप ए टी को ए आई के टर्म में लिख सकते हैं तो आप ए टी को ए आर के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहां से ए आई क्या लिखा जा सकता है, ए टी माइनस ए आर, ए आई को लिख सकते हो आप ए टी माइनस ए आर। तो इस इक्वेशन में आप ए टी आर के टर्म में भी लिख सकते हो। मतलब मैंने भी जोड़ा है तो मैं इन दोनों इक्वेशन को यदि घटा देता हूं, जोड़ता नहीं हूं, क्या करता हूं, अब की बार इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं, तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। ए आई प्लस ए आर ए टी माइनस माइनस माइनस, यहां क्या आएगा -2 AR, इधर क्या आएगा ए टी के टी माइनस के आई -1। क्लियर, ये आ जाएगा। तो ए टी मेरे पास जो आएगा इस बार वो आएगा -2 AR के टी माइनस के आई। तो अगर मैं पॉजिटिव आंसर देना चाहता हूं, क्योंकि माइनस माइनस है, पॉजिटिव आंसर देते हैं ए आर के आई माइनस के टी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्लियर, समझे। ये हमेशा आपको मैग्नीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है हमेशा,
तो आपको मैग्नीट्यूड बताना है। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, एक डिस्टेंस होती है, समझे ना, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होती है एम्पलीट्यूड। तो ये आपको AT AI और AR के टर्म में पता चल चुका है। अब ये KI KT इसको भी चेंज किया जा सकता है। देखो कैसे, हम जानते हैं कि KI को मैं क्या लिख सकता हूं, KI को लिखा जा सकता है, देखो किस प्रकार से। ओमेगा मैंने आपको बताया था, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है ओमेगा बाई K बराबर वेलोसिटी होती है, ओमेगा बाई K बराबर वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। क्लियर? तो यदि मैं K की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो K को लिखा जा सकता है ओमेगा बाई वेलोसिटी, ओमेगा बाई वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मूला आया ऊपर, इस फॉर्मूले को आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों इक्वेशन यहां से हटा देता हूं, अब ये चीज यूज करता हूं इसको। देखो नई फॉर्म आपको क्या दिखाई देगी, AT। अगर आप वेव की वेलोसिटी की फॉर्म में ये फॉर्मूला चाहते हो तो कैसे आएगा, 2AI KI। तो यहां इंसिडेंट वेव, ओमेगा सबके लिए सेम होता है, तो मैं यहां लिखूंगा 2I ओमेगा अपॉन इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी अपॉन ओमेगा अपॉन इंसिडेंट वेव की वेलोसिटी प्लस ओमेगा अपॉन, क्योंकि ट्रांसमिटेड की भी ओमेगा सेम आएगी, ट्रांसमिटेड वेव की वेलोसिटी। तो ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा ओमेगा 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 गायब हो जाएगा। क्लियर? 2AI आपके पास आएगा, 1 बाई ओमेगा हट जाएगा, VT प्लस VI और VT VI ऊपर आएगा, जिसको VI यहां से गायब कर देगा और फाइनल ये आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, समझे? VT इधर, VI इधर, ओमेगा कॉमन, ओमेगा से ओमेगा गायब, VT VI नीचे जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, यहां 1 बचेगा, VI से VI गायब, तो VT बचेगा। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से यहां AT इसको भी चेंज किया जा सकता है 2AR, R के टर्म में। ये क्या है, KI यानी ओमेगा अपॉन VI अपॉन यहां क्या आएगा, ओमेगा अपॉन VI माइनस ओमेगा अपॉन VT। ऐसे कर सकता हूं मैं, AT 2AR ओमेगा बाई AI, VT इधर, VI इधर, VT माइनस VI मॉड, VT VI इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे से ओमेगा गायब हो चुका होगा, तो ऊपर आएगा VT। ये इधर रिजल्ट आएगा। आपको बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी घटानी है। याद रखना, जैसे मैंने बोला कि μ2 बड़ा है तो V2 यानी ट्रांसमिटेड वेव छोटी आएगी, तो आपको क्या लिखना है, VI माइनस VT लिखना है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। तो ये आप याद रखोगे कि ये KI KT को भी वेलोसिटी के टर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये फॉर्मूले जो मैंने बताया, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से आप समझेंगे इस फिनोमेना को।